नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप जानते हैं, हम एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के सिलेबस पर बात कर रहे हैं। साथ ही हमारी एक और सीरीज़ चल रही है, श्रृंखला चल रही है, जिसके अंतर्गत हम यूथ कंपटीशन टाइम्स के हिंदी विषय के प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। अभी इसमें इकाई 3 पर हैं हम, जिसके 5 भाग हमने अपलोड कर दिए हैं। इससे पहले हमने इकाई 2 और इकाई 1 पर पूरे वीडियो डाल दिए हैं। चाहें तो आप इस सेशन के पूरे वीडियो देख सकते हैं। और अब हम यह इकाई 3 भक्ति काल के 6वें वीडियो पर हैं। बिना समय व्यर्थ किए हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से किया है? उन्होंने आषाढ़ मास से किया है। जायसी ने जो आषाढ़ माह है उसका वर्णन किया है। सबसे पहले उन्होंने नागमती वियोग खंड में 12 मासा मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के नागमती वियोग खंड का एक अंश है। इस खंड में राजा रत्नसेन के वियोग से में संतृप्त रानी नागमती की विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। इस पूरे अंश में साल के विभिन्न महीनों में नागमती की स्थिति का वर्णन किया गया है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। विरह वर्णन के कारण इसे प्रेम की पीर का काव्य भी कहा गया है। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी फ़कीर शेख मुहिउद्दीन के शिष्य थे और शेरशाह के समकालीन कवि माने जाते हैं तथा अमेठी के निकट जायस में इनका निवास था। जायस गांव के नाम पर इनने अपना नाम जायसी, नाम के आगे जायसी लिख लिया था। अगला प्रश्न है, टप टप बूंद परहीं जस ओला, बिरह पवन होई मारे झोला। पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रेखांकित अंश से आशय ग्रहण किया है? इसका उत्तर है वात के प्रकोप से अंग का सुन्न हो जाना। विरह रूपी पवन से राख बन उड़ जाना नहीं है। कृशकाय होने के कारण असंतुलित होना यह भी नहीं है। शरीर का अत्यधिक कंपित होना नहीं है। वात के प्रकोप से अंग का सुन्न हो जाना। पद्मावत में पद्मावती और राजा रत्नसेन की प्रेम कहानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, पद्मावत हिंदी के सर्वोत्तम प्रबंध काव्यों में है। ठेठ अवधी भाषा के माधुर्य भावों की गंभीरता की दृष्टि से यह काव्य निराला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पद्मावत, आखरावट तथा आखिरी कलाम को ही जायसी की रचना मानते हैं। 3 रचनाएं मानी, उसके अलावा उन्होंने नहीं माना। शुक्ल जी की संपादित मलिक मोहम्मद जायसी ग्रंथावली में ये तीनों रचनाएं ही संकलित हैं। अगला प्रश्न है, जेहि पंखी के नियर होई कहे बिरह के बात, सोई पंखी जाय जरी तरवर होय निपात। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों में माना है, विरह ताप की विशद व्यंजना को माना है। इसका अर्थ नहीं, ऊहात्मक पद्धति है। ऊहात्मक पद्धति क्या कहलाती है? मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत महाकाव्य का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अद्वितीय निधि है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, पद्मावत में जायसी ने संयोग और वियोग दोनों प्रकार के श्रृंगार का वर्णन किया है, पर संपूर्ण काव्य में प्रधानता वियोग श्रृंगार की है। जायसी के विरह वर्णन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें हृदय की वेदना ही सामान्य रूप से अभिव्यक्त हुई है। विरह वर्णन में अगर वस्तु व्यंजना ही प्रधान हो उठे तो वह हृदय को स्पर्श नहीं कर पाता। उपर्युक्त पंक्तियों में यही वर्णित है। नागमती जिस पक्षी को अपने विरह का संदेश सुनाती है उसे प्रियतम तक पहुंचाने को कहती है। वह जल जाता है, इतना ही नहीं वह पेड़ भी जलकर नष्ट हो जाता है। विरह वर्णन में यहाँ वस्तु व्यंजना भी प्रधान हो उठा है। जायसी द्वारा महत्वपूर्ण ग्रंथ
निम्नलिखित हैं: पद्मावत, अकरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा, कन्हावत। आखिरी कलाम बाबर के समय लिखी गई है, इसमें बाबर की प्रशंसा है। ऊहात्मक पद्धति जो होती है उसका शब्द अगर हम अर्थ निकाला जाए तो ऊहा का मतलब होता है अटकलें लगाना या परिकल्पना करना। तो यह पद्धति परिकल्पना के आधार पर स्थित है, इसलिए इसे जो जायसी ने अपनी पद्मावत लिखी है उसमें उन्होंने ऊहात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। पीयूषो कहेहु संदेशड़ा, हे भोरा हे काग, सौधनी बिरह जरी मुई, ते ही धुआं हम लाग। व्याख्या में प्रसंग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, क्या है? आवेग की दशा में यही उचित है। इसका उत्तर यही होगा। उपर्युक्त पंक्ति में भौरे व काग को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि आवेग की दशा में यही उचित है। मलिक मोहम्मद जायसी भक्तिकालीन काव्यधारा के निर्गुण प्रेम मार्गी सूफी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। जायसी को हम विप्रलंब श्रृंगार के प्रधान कवि कह सकते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में रानी के हृदय में सहानुभूति की संभावना होती है। कैसे है? यह समझकर होती है कि भौरा और कौआ दोनों उसी विराहाग्नि के धुएं से काले हो गए हैं जिससे वे जल रही है। समदुख भोगियों के परस्पर सहानुभूति का उदय अत्यंत स्वाभाविक होता है। जायसीकृत पद्मावत में कुल 57 खंड हैं। इनका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। पद्मावत को अवधि का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसकी भाषा ठेठ अवधि है। पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा जाता है। विजय देवनारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। अगला प्रश्न है, मन अति भयो हुलास बिगसी जनु कोक किरण रवि, अरुण अधर तिय सधर बिंब फल जानकीर छवि। उक्त काव्यांश में किसके उल्लास का उल्लेख है? इसमें पद्मावती के उल्लास का उल्लेख है। उक्त काव्यांश में अर्थात एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। मन अति भयो हुलास विगसी जन कोक किरण रवि, अरुण अधर तिय सधर बिंब फल जानकीर छवि। इसमें उल्लास किसका है? पद्मावती का है। चंद्रवरदाई के कृत जो पृथ्वीराज रासो हैं वहाँ से उद्धृत है, क्षमा कीजिए, पद्मावत वाला है, ये गलत इन्होंने लिखा है। पद्मावती का उल्लास है लेकिन ये गलत लिखा है इन्होंने। 12वीं शताब्दी में रचित पद्मावती समय पृथ्वीराज रासो का 20वां समय व सर्ग है। क्षमा कीजिए, ये इन्होंने जो विश्लेषण दिया है वो पद्मावत के बारे में देना था, इन्होंने पृथ्वीराज रासो को दे दिया है, गलत है। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। और अगर अच्छे से पूछा जाएगा तो किस भाषा में लिखा गया है, तो ठेठ अवधी भाषा में लिखा गया है। चंदावयन जो है वो मुल्ला दाऊद की है। अवधी भाषा में दोहा चौपाई छंद में 1379 में सबसे पहले प्रेम मार्गी शाखा के कवि मुल्ला दाऊद हैं, उन्होंने लिखी थी। रूपमंजरी नंददास के द्वारा लिखी गई है दोहा चौपाई छंद में और 1568 ईस्वी इसका समय है। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद ने लिखी है 1764 ईस्वी में, बरबय चौपाई छंद है। मधुमालती मंझन ने लिखी है 1545 ईस्वी में, अवधी भाषा थी और दोहा चौपाई छंद है। चिताई वार्ता नारायण दास ने लिखी है, राजस्थानी ब्रज भाषा में, दोहा चौपाई छंद है। ये जरूर पूछा जा सकता है बरबई चौपाई वाला अनुराग बांसुरी जिसको नूर मोहम्मद ने लिखा है 1764 ईस्वी में। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका देवयानी है। देवयानी जो है इसकी नायिका हैं, किसकी? ज्ञानदीप की। और इसके लेखक जो हैं शेख नबी हैं, इन्होंने 1618 ईस्वी में लिखा है इसको प्रेमाख्यान। इस प्रेमाख्यान में राजा ज्ञानदीप और रानी देवयानी की प्रेम कथा का वर्णन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए।
ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार याद करिएगा इसे। शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जायसीकृत पद्मावत में प्रयुक्त छंद है। जायसी जो दोहा चौपाई छंद के आधार पर इन्होंने लिखा है, दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया है। जायसी सूफी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी प्रसिद्धि का मूल कारण पद्मावत ग्रंथ है, जो कड़बक शैली में लिखा गया है। कड़बक शैली एक प्रकार की शैली होती है जिसमें दोहा चौपाई एक निश्चित संख्या में 5 या 7 के अंतर पे दोहा का लेखन होता है, 5 या 7 चौपाइयों के अंतर में। चौपाई के साथ दोहे का प्रयोग कड़बक शैली कहलाती है। जायसीकृत पद्मावत में कुल 57 खंड है। जायसी का प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार है। जायसी शेरशाह के समकालीन कवि थे। अमेठी के निकट जायस नामक गांव में रहते थे। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा से संबंधित असंगत कथन है। निर्विवाद रूप से सभी प्रेमाख्यान तत्सम शब्दावली प्रधान अवधि भाषा में रचित हैं, ऐसा नहीं है, ये असंगत है। बाकी सब सही हैं, इनको पढ़ लेना चाहिए हमको। ये काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित हैं। इनके पात्र मुख्यतः 2 श्रेणियों मानवीय और मानवेतर के हैं। इन काव्यों की मूल भावना प्रेम है, बिल्कुल सही है। इनको फिर से पढ़ा जाए तो बाकी के और जो टॉपिक्स हैं उनको पूरा कवर कर लेंगे हम, जो इसकी विशेषताएं हैं उनको कवर कर लेते हैं। ये काव्य प्रबंधात्मक शैली में है। इनके पात्र मुख्यतः मानव तथा मानवेतर हैं। मानवीय पात्रों में राजा रानी, राजकुमारी, राजकुमार, मंत्री आदि पात्र तो मानवेतर पात्रों में पशु पक्षी, देवता, दानव, परियां इत्यादि हैं। सभी कथाओं में नायक पराक्रमी प्रेमी, जबकि नायिका अद्वितीय सुंदरी, सुकुमारी व प्रेम रोग से ग्रस्त है। प्रकृति का दोनों रूपों में वर्णन हुआ है, आलम्बनगत और उद्दीपनगत। अवधी भाषा का अधिकांश प्रयोग किंतु उस्मान की भाषा पर भोजपुरी का प्रभाव है। नूर मोहम्मद के कुछ स्थानों पर ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है। कौन कौन ने? सभी लोगों ने अवधी पर लिखा है, लेकिन भोजपुरी का प्रभाव नूर मोहम्मद के कुछ स्थानों पर किया है और नूर मोहम्मद ने कुछ स्थानों पर ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। और उस्मान जो है भोजपुरी से प्रभावित नज़र आते हैं। उस्मान भोजपुरी, नूर मोहम्मद ब्रज भाषा। छंदों के दृष्टिकोण से दोहा चौपाई छंदों की प्रधानता है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी चौपाइयाँ कही गई हैं, सही है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है, गलत लिखा है, कयामत है, यह भी सही है। पद्मावत के में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है, बिल्कुल सही है। और पद्मावत पूर्णतः ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है, ये गलत है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको आधा कल्पना पर आधारित माना है और आधा ऐतिहासिक माना है। अगला प्रश्न है, मंजनकृत मधुमालती के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है, यही गलत है, क्योंकि आधा काल्पनिक आधा ऐतिहासिक रामचंद्र शुक्ल ने माना है। इसमें भारतीय काव्य, क्षमा कीजिए, वो पद्मावती के बारे में कहा मैंने, लेकिन मधुमालती जो है, इसमें मधुमालती में भारतीय काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। अन्य सूफी काव्यों के समान ही इसमें प्रेम को ही सब कुछ माना गया है, किंतु इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक नहीं है। इसके कुछ महत्वपूर्ण अंश पूर्णतः कल्पना पर आधारित हैं। अंगद पेज की रचना किसने की थी? ईश्वर दास ने की थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंगद पेज की जो रचना है वो किसने की थी? वो ईश्वर दास ने की थी। इनकी अन्य रचना का नाम है भरत मिलाप। यह राम भक्त मूलक कवि हैं। ईश्वर दास ने प्रेमाख्यानक कवि काव्य सत्यवती कथा भी लिखा है। अर्थात इनकी 3 रचनाएं हैं, अंगद पेज और भरत मिलाप, ये राम भक्ति से संबंधित हैं। और प्रेमानाख्यक कवि जो है वो सत्यवती कथा है। इनकी 3 रचनाएं हैं, फिर से याद करिएगा,
अंगद पेज, भरत मिलाप और सत्यवती कथा, ईश्वरदास। मृगावती के रचनाकार हैं, आपको सबको पता ही होगा, कुतुबन हैं। कुतुबन मंझन ने मधुमालती का लिखा है। इसका उत्तर कुतुबन है, लेकिन मंझन को मधुमालती ने लिखा है। मुल्ला दायद ने चंदायन को लिखा है। और आलम जो हैं एक प्रकार के रचनाकार हैं, कोई रचना नहीं है। आलम जो आलम केली लिखने वाले हैं और माधवानल कामकंदला लिखने वाले व्यक्ति हैं, कवि हैं। सन 927 आहा कथा आरंभ मैन कवि कहा। इसमें से 927 का ईस्वी सन क्या होगा? यह है 1520 ईस्वी, क्योंकि 927 हिजरी सन है और इसको भारतीय सन के हिसाब से देखा जाएगा। सामान्य जो पद्धति है उसके अंतर्गत देखा जाए तो 1520 ईस्वी निकल के आता है। पद्मावत में उल्लिखित राजा रतन सेन कहाँ के राजा हैं? चित्तौड़ के राजा हैं। इसका उत्तर पहला ही उत्तर होगा। पद्मावत जायसी की कृति और उनकी कीर्ति का आधार ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, रचनाकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताइए। सबसे पहले तो कुतुबन आए थे, फिर उसके बाद उस्मान आए थे, फिर कासिम शाह आए थे, फिर नूर मोहम्मद आए थे। नूर मोहम्मद सबसे आखिरी में आए थे, अभी हमने ऊपर पढ़ा था 1764 ईस्वी में। सबसे पहले आए थे उस्मान, इसके अनुसार कुतुबन आए थे। फिर उस्मान आए थे, फिर कासिम शाह, फिर नूर मोहम्मद। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़िएगा। मुल्ला दाऊद की भाषा है ठेठ अवधी। मुल्ला दाऊद की भाषा ठेठ अवधी है। चंदायन मुल्ला दाऊद कृत हिंदी का ज्ञात प्रथम सूफी काव्य है और 1379 में से दोहा चौपाई शैली में रचित किया गया था। अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? मृगावती सबसे पहला है 1503 ईस्वी में, इन चारों में देखना पड़ेगा। ज्ञानदीप है 1619 ईस्वी में। इंद्रावती 1744 ईस्वी में नूर मोहम्मद के द्वारा। अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी में नूर मोहम्मद के द्वारा। इंद्रावती और अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद ने लिखे हैं। मृगावती कुतुबन ने लिखा है। ज्ञानदीप शेख नबी ने लिखा है 1619 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है? शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मार्फत तो हमने पढ़ा ही है इसके बारे में, लेकिन मलकत नहीं है। शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मार्फत। शरीयत का अर्थ है धर्म ग्रंथों का विधि निषेध। तरीक़त का अर्थ है हृदय की शुद्धता। हकीकत का है भक्ति उपासना से सत्यबोध। और मार्फत का अर्थ है सिद्धावस्था या आत्मा परमात्मा का मिलन। अगला प्रश्न है, सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना कौन सी है? हमें पता है कि इंद्रावती इनकी रचना है और अनुराग बांसुरी भी इनकी रचना है, तो ये उत्तर दोनों माने जाएंगे, लेकिन कोई एक चुनना है आपको, तो इसमें उन्होंने स्टार लगा दिया है। उत्तर होगा अनुराग बांसुरी और इंद्रावती। राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? पद्मावत का है। राघव चेतन दी गई रचनाओं में जायसी की अमर कत्ती पद्मावत का पात्र है। पद्मावत में नागमती, पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कहानी के माध्यम से परोक्ष सत्ता का प्रतीक बांधा गया है। अवधी भाषा में रचित पद्मावत 57 खंडों में विभक्त है। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। इसके अन्य प्रमुख पात्र हैं रत्नसेन, पद्मावती, सुआ या हीरामन तोता, नागमती, अलाउद्दीन आदि। शेष रचनाओं के रचनाकार इस प्रकार हैं, मधुमालती के मंझन है, मृगावती के कुतुबन है और चंदायन के मुल्ला दाऊद हैं। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना क्या है? पद्मावत है। सूफी काव्य धारा की सर्वश्रेष्ठ रचना पद्मावत है। इसके रचयिता आप सभी जानते हैं मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इनके इसमें 57 खंड हैं और जो बाकी के विकल्प हैं उन पर भी बात कर ली जाए। मृगावती है कुतुबन की, मधुमालती मंझन की, माधवानल कामकंदला आलम की। आलम की एक और रचना है आलम केली। अगला प्रश्न है, जायसीकृत पद्मावत के विषय में
कौन सा कथन गलत है? तुलसीकृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने भी इसमें दोहा चौपाई शैली को अपनाया है, यही गलत है। अर्थात उत्तर ए होगा, क्योंकि तुलसी के पहले आए थे, तुलसी बाद में आए। तुलसी ने इनको अपनाया है, उसको अपनाया है। यह एक प्रेमानक काव्य है, बिल्कुल है। इसकी भाषा ठेठ अवधी है, बिल्कुल है। और इसमें नागमती का वियोग वर्णन प्रवासजन्य विरह वर्णन के अंतर्गत आता है। पद्मावती में 57 खंड हैं। प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है पद्मावत की में नागमती, पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कहानी है। पद्मावत की कथा पूर्वार्ध कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। पद्मावत और नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। अगला, और ये किसने कहा था? ये विजय देवनारायण शाही ने कहा था, ट्रेजिक कृति माना है उन्होंने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूफी काव्यों में उनकी रचनाओं के साथ सुमेल करना है। उस्मान जो है चित्रावली लिखने वाले व्यक्ति रहे हैं। उस्मान ने चित्रावली लिखी है, नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी लिखी है, कुतुबन ने जो लिखी है मृगावती लिखी है, और कासिम शाह ने हंस जवाहिर लिखा है। तो उत्तर हुआ ए, पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का तीसरा। उस्मान चित्रावली, नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी, कुतुबन मृगावती, कासिम शाह हंस जवाहिर। अगला प्रश्न है, शाह निज़ामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। हाजी बाबा के शिष्य कौन थे? उस्मान थे। ये गाजीपुर के निवासी थे, जहांगीर के समकालीन थे। ये 5 भाई थे, इनके पिता शेख हुसैन थे। उस्मान ने चित्रावली नामक प्रबंध काव्य 1613 ईस्वी में लिखा। मंजन ने मधुमालती लिखा, कुतुबन ने मृगावती तथा जायसी ने पद्मावत लिखा। पद्मावत महाकाव्य का श्रेणी का काव्य रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूफी कवियों के संबंध में सत्य नहीं है? ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे। ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे। यह कथन सूफी कवियों के संबंध में सत्य नहीं है। सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक थे। सभी सूफी कवियों ने मसनवी शैली को अपनाया है। इन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की है। मसनवी जो है हिंदुस्तानी शैली नहीं है, वह फारसी शैली है। ये सभी कथन सूफी कवियों के संबंध में सत्य हैं। अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन है? नूर मोहम्मद हैं अनुराग बांसुरी के रचनाकार। इस रचना में 5-5 अर्धलियों पर बरवे का क्रम है। इस ग्रंथ से यह पता चलता है कि 18वीं सदी तक आते आते मुसलमान हिंदी से किनारा करने लगे और फारसी की तरफ झुक गए। जैसा कि नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी में लिखते हैं, जानत है वह सिरजनहारा, जो किछु है मन मरम हमारा, हिंदू मग पर पाँव न राख्यूँ, काजो बहुत हिंदी भाख्यूँ। याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा प्रश्न में आता है। जानत है वह सिरजनहारा, जे किछु है मन मरम हमारा, हिंदू मग पर पाँव न राख्यूँ, काजो बहुत हिंदी भाख्यूँ। अगला प्रश्न है, पद्मावत की काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? नक्शिक वर्णन है, लोक सामान्य भावभूमि है, प्रतीकात्मकता भी है, 12 मासा भी है, इतिहास और कल्पना का योग है, मार्मिकता भी है। नगर वर्णन लोकोत्तर भावना और सर्गों का विभाजन नहीं है। विरह वर्णन मानवीय हृदयता नारी विवशता भी है, मसनवी शैली है, श्रृंगार रस है, प्रेमगाथा परंपरा की प्रौढ़ता है। पद्मावत की काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से नगर वर्णन लोकोत्तर भावना और सर्गों का विभाजन असंगत है। जायसीकृत पद्मावत में कुल 57 खंड हैं। जायसी का प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। पद्मावत के प्रमुख पात्र रत्नसेन मन आत्मा माने गए हैं। सिंघल द्वीप को हृदय माना है। पद्मावती सात्विक बुद्धि है। सुगा हीरा मन गुरु है। नागमती दुनिया धंधा है। राघव चेतन शैतान है। अलाउद्दीन माया है। जायसी के प्रमुख ग्रंथ हैं अकरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, गहरानामा, मसलानामा, कन्हावत।
अगला प्रश्न है, जायसी ने पद्मावत में 12मासा पद्धति का उपयोग विरह वर्णन के लिए किया है 12मासा का प्रयोग। उत्तर बी है। जायसी कृत पद्मावत में नागमती, पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कहानी का वर्णन है। 12मासा मूलतः विरह प्रधान लोक संगीत है। वह पद्य या गीत जिसमें 12 महीनों की प्राकृतिक विशेषताओं का वर्णन किसी विरही या विरहनी के मुँह से कराया गया हो। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। अगला प्रश्न है, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यानक काव्य में नायिका की अपेक्षा नायक के विरह के अधिक महत्व दिया गया है। सत्य है। सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक रूप में लिखे गए थे। असत्य है। सूफी काव्य के कथानक रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है। सूफी काव्य में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है। सूफी काव्यों में ऐतिहासिक अनैतिहासिक पात्रों की गाथाओं के साथ साथ रचयिताओं की कल्पना शक्ति का योग भी न्यूनाधिक मात्रा में रहा है। उत्तर होगा, सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक रूप में लिखे गए थे। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यानक काव्य में नायिका की अपेक्षा नायक के विरह को अधिक महत्व दिया गया है। सूफी काव्य में रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है। सूफी काव्यों में ऐतिहासिक अनैतिहासिक पात्रों की गाथाओं के साथ साथ रचयिताओं की कल्पना शक्ति का योग भी न्यूनाधिक मात्रा में रहा है। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य में संदर्भ में भी यही कथन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है। मृगावती कुतुबन सही है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी सही है। मधुमालती मंजन है। आखिरी कलाम भी जायसी का है, मुल्ला दाऊद का नहीं है। उत्तर होगा डी। आखिरी कलाम मुल्ला दाऊद ने तो चंदायन लिखी है, ये आपको भी पता है। अगला प्रश्न है, चंदायन की रचना कब हुई थी। तो उत्तर है 1379 ईस्वी में चंदायन की रचना हुई थी। चंदायन मुल्ला दाऊद कृत प्रथम सूफी प्रेम काव्य है। इसमें नायक लोरिक तथा नायक का चंदा की प्रेम कथा का वर्णन है। अगला प्रश्न है, मोही का हसेसी की कोह रही, इसका क्या तात्पर्य है। मोही का हसेसी की कोह रही, इसका तात्पर्य है मुझ पर हंसते हो या अपने उस कुम्हार पर। यह इसके संबंध में एक कथा है। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्धि सुनकर शेर शाह सूरी ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया था। उनके उपस्थित होने पर जायसी के रंग व कुरूपता को देखकर शेर शाह सूरी हंस दिए। तो इसी युक्ति के साथ जायसी ने प्रश्न किया कि मेरे ऊपर हंस रहे हो या उस ऊपर वाले के ऊपर जिसने मुझे बनाया है। जिसे देखकर शेरशाह सूरी को अपनी भूल का एहसास हुआ। ध्यातव्य है कि जायसी के रंग काले और चेहरे पर चेचक के दाग थे। साथ ही साथ वे एक आंख से कमज़ोर भी थे। अगला प्रश्न है, पद्मावत की रचना शैली क्या है। फारसी की मसनवी शैली पर जायसी ने पद्मावत की रचना की है। इस शैली के अंतर्गत प्रारंभ में अल्लाह, हज़रत मोहम्मद, उनके गुरु, उस वक्त के बादशाह के वंदना की जाती थी। जायसी की काव्य भाषा थी अवधी भाषा थी, आपको पता ही है, ठेठ अवधी है। जायसी निर्गुण भक्ति धारा के प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे। ये इस प्रसिद्ध सूफी फ़कीर शेख मोहिउद्दीन के शिष्य थे और शेरशाह के समकालीन कवि थे। अमेठी के निकट जायस नगर में रहते थे। जायसी द्वारा रचित ग्रंथ इस प्रकार हैं: पद्मावत, अकरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा और कन्हावत। सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ है चंदायन है। 1379 में 1379 में ही इसका उत्तर है। रचना काल की गई थी, रचना किया गई थी
और मधुमालती मंजन की रचना है। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की है। मृगावती के रचयिता कुतवन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी शाखा का प्रथम कवि और प्रस्तोता माना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। मृगावती सबको पता है, कुतवन की रचना है, इसका पहले का 5वां होगा। सत्यवती कथा ईश्वरदास है, दूसरा होगा। चंदायन जो है वो मुल्ला दाऊद की रचना है। हंसावली असायद की रचना है। और गणपति की माधवानल कामकंदला है। आलम की भी माधवानल कामकंदला है, याद रखिएगा। नागमती वियोग खंड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? जायसी के 12 मासा के रूप में नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण किया है। यह वियोग प्रवास जन्य विरह के अंतर्गत आता है। यह वियोग चैत्र मास से आरंभ होता है, यह गलत है। यह आषाढ़ मास से आरंभ होता है, सभी को पता है, अतः उत्तर सी होगा। यह उत्तर आषाढ़ मास से है। वियोग प्रवास जन्य विरह के अंतर्गत आता है। इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख भी जायसी ने किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों एवं उनके समक्ष अंकित पंक्तियों में कौन सा युग्म असंगत है? चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, सही है। सूरदास भज मन चरण कमल अविनाशी, गलत है, मीराबाई की पंक्ति है। कबीर का असड़िया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, सही है। बिहारी ने लिखा है, अजय तरयोना ही रहो श्रुति सेवक एक रंग, ये भी सही है। उत्तर है भज मन राम चरण सुख कमल अविनाशी, यह मीराबाई ने लिखा था। सूरदास इसके संबंध में असंगत है। पियु वियोग अस बाउर जीव, पंक्ति में बाउर शब्द का अर्थ है पगली। बावरा जो अवधि का शब्द है बावरा कहलाता है। बावरा या बाउर मतलब बावर, बाउर, इसका सही हिंदी में अर्थ होगा बावरा मतलब पागल। पियु वियोग उस बाउर जीव, पंक्ति में बाउर शब्द का अर्थ पगली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? आखिरी कलाम है, अखरावट है, चित्ररेखा है, मधुमालती नहीं है। मधुमालती मंजन की रचना है और इसका समय काल है 1545। शेष रचनाएं आखिरी कलाम, अखरावट, चित्ररेखा मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। 57 खंड में विभक्त पद्मावत जायसी की प्रसिद्धि का कारण है। जायसी प्रेमाश्रयी निर्गुण भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। कुतवन किस बादशाह के आश्रित थे? कुतवन जो थे हुसैन शाह के आश्रित थे। हुसैन शाह के आश्रित थे। कवि कुतवन के गुरु का नाम शेख बुरहान है। कुतवन ने मृगावती की रचना की है। जायसी शेरशाह के आश्रित कवि हैं। जायसी के गुरु का नाम शेख मोहिदी है। जायसी की रचनाएं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा, कन्हावत इत्यादि है। अगला प्रश्न है, पद्मावत के में गुरु का प्रतीक कौन है? पद्मावत में गुरु का प्रतीक सुआ है, जिसे हीरामन तोता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। रत्नसेन मन और आत्मा कहलाते हैं। सिंगल हृदय है। पद्मावती श्रद्धा या सात्विक बुद्धि है। नागमती है दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि है। राघव चेतन शैतान है। अलाउद्दीन माया है। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? चित्रावली उस्मान सही है। मधुमालती मंजन सही है। मृगावती कुतवन सही है। हंस जवाहिर जो है वो गलत है। शेख नबी ने इसकी रचना की थी। हंस जवाहिर, क्षमा कीजिए, कासिम शाह ने इसकी रचना की थी, याद रखिएगा, कासिम शाह। नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। इनकी 2 रचनाएं इंद्रावती और अनुराग बांसुरी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना है। इनमें से जायसी की रचना नहीं है। जायसी की रचना इंद्रावती नहीं है। इंद्रावती रचना और अनुराग बांसुरी की रचना नूर मोहम्मद ने की थी, जबकि बाकी रचनाएं जायसी की हैं। अगला प्रश्न है, पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम क्या था? नागपति था। इसको दुनिया धंधा की प्रतीकात्मक रूप से लिया गया है। बाद में प्रेयसी पद्मिनी या पद्मावती इनकी दूसरी पत्नी बनती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? तन चतुर मन राजा कीना, हे सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीना, सही है। भूली चकोर दीठ मुकलावा,
मेघ घटा मह चंद दिखावा, बिल्कुल सही है। मधुकर हंसी समझाए, सो दे बुझती सांझ न हासी, गलत है। ओ मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कह पुरुष भल होई। मधुकर हंसी समझाए, सो दे बुझती सांझ न हासी, पंक्ति पद्मावत की नहीं है, सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत की रचना है, जो कि असंगत है। अगला प्रश्न है, छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दीन उड़ाए पिरम थी झूठी। इसमें किस ग्रंथ से ली गई थी ये पंक्तियाँ? छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दीन उड़ाए पिरम थी झूठी, यह पद्मावत से ली गई हैं। यह पंक्तियाँ पद्मावत कृत महाकाव्य से ली गई हैं। अन्य रचनाओं में विवरण इस प्रकार है। चंदायन मुल्ला दाऊद, आखिरी कलाम जायसी, रामचरितमानस तुलसीदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? मृगावती को प्रेमाख्यानक काव्य की पहली रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। कुतुबन ने लिखी है 1501 ईस्वी में, जबकि राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद चंदायन को प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य माना है। गणपति चंद्रगुप्त असायत की हंसावली को प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा को पहला प्रेमाख्यानक काव्य मानते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार और पढ़ना चाहिए हमको इसे। कौन कौन सा विद्वान किसको पहला प्रेमाख्यानक काव्य मानता है? तो रामकुमार वर्मा जो हैं मुल्ला दाऊद की चंदायन को पहला काव्य मानते हैं प्रेमाख्यानक। रामचंद्र शुक्ल मृगावती को मानते हैं, कुतुबन की रचना है। गणपति चंद्र हंसावली असायत और हजारी प्रसाद द्विवेदी ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा को प्रेमाख्यानक काव्य की रचना मानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कासिम शाह की रचना कौन सी है? अभी पढ़ा था, हंस जवाहिर है। चंदायन मुल्ला दाऊद की, सत्यवती कथा ईश्वर दास की, मृगावती कुतुबन की रचना है। उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है। इसमें प्रेम के लोकधर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ है। सही है। लोकधर्मी स्वरूप का, इसमें दोहा चौपाई शैली अपनाई गई है। सही है। भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है, यह भी सही है। डी गलत होगा, पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है। यह नकारात्मक वाक्य प्रौढ़ और गंभीर है ही। अगला प्रश्न है, भक्तिकालीन किस काव्यधारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया गया है? सूफी काव्यधारा में। भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष के रूप में चित्रित किया गया है। प्रेम पद्धति में इश्क मजीजी, लौकिक प्रेम में इश्क से इश्क हकीकी तक पहुंचने की कोशिश है। सूफी सिद्धांत में इश्क हकीकी तक पहुंचने के लिए साधक को निम्नलिखित चरण का और अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। मनुष्य के 4 विभाग हैं, नफ्स, रूह, कल्ब, अक्ल। नफ्स मतलब भोग वृत्ति इंद्रिय, रूह मतलब आत्मा चित्त, कल्ब मतलब हृदय, अक्ल मतलब बुद्धि। साधक की 4 अवस्थाएं, शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत। शरीयत का अर्थ है धर्म ग्रंथों का विधि निषेध, तरीकत में हृदय की शुद्धता, हकीकत में भक्ति उपासना से सत्यबोध, और मारिफत का है सिद्धावस्था, आत्मा परमात्मा का मिलन। तो मित्रों, यह था हमारा अभी अगला भाग वीडियो का, और इसके आगे हम 7वां भाग जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। पढ़कर बताइएगा कैसा लगा, सुनकर बताइएगा कैसा लगा, और पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।